हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर है आपका स्वदेश पे। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर स्वदेश पे। क्या जानेंगे बेटा? हम देखते हैं हम राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर स्वदेश प्रेम के अभ्यास प्रश्न। बेटा ये चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। संपूर्ण व्याख्या देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देखेंगे और आज मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको समझाऊंगी। इसके अभ्यास प्रश्न आपको किस तरह से करने होंगे। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर स्वदेश प्रेम के अभ्यास प्रश्न। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी त्रिपाठी राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर क्या है आपका? स्वदेश प्रेम। स्व का अर्थ हो गया अपना, ठीक है, और अपना देश, अपने देश से प्रेम। ठीक है बेटा, और हम जानते हैं स्वदेश प्रेम के अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, ठीक है, तो जानते हैं हम स्वदेश प्रेम के अभ्यास प्रश्न। स्वदेश प्रेम के अभ्यास प्रश्न जानेंगे बेटा, तो देखते हैं हम इसका पहला पद देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है? दिए गए पद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन जानेंगे। तो क्या है देखते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूम घूम कर देख चुका है, घूम घूम कर देख चुका है। जिनकी निर्मल कीर्ति दिवाकर, जिसकी निर्मल कीर्ति दिवाकर देख चुके हैं। जिनका वैभव देख चुके हैं, जिनका वैभव। ये नभ के अनंत तारागण, ये अनंत नभ के तारागण। अगणित बार सुन चुका है नभ, अगणित बार सुन चुका है नभ। जिनका विश्व घोष, जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अब देखते हैं बेटा हम इस पद्य से अब हम इसके प्रश्न जानेंगे। हम इसके प्रश्नों के आंसर कैसे देंगे तो जानते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए। तो हम जानते हैं पहला है जैसे आपका, हम कैसे करेंगे? अतुलनीय रण गर्जन। अतुलनीय, 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 और इसमें लास्ट में आपका आ जाएगा अतुलनीय रण गर्जन। अतुलनीय रण गर्जन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है? इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला है आपका आखंड। आखंड पहला आपका आ जाता है हमें क्या पूछा गया है? प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए। हमें इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ कैसे हम लिखेंगे जान लेते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी के पदखंड के राम नरेश त्रिपाठी राम नरेश त्रिपाठी कृत स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। जो स्वप्न से
संग्रहित है, संग्रहित है। आगे समझ बेटा क्या कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के राम नरेश त्रिपाठी कृत स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, जो स्वप्न से संग्रहित है। आगे बेटा समझ में ये आपका हो जाता है पहले क्वेश्चन का आंसर, प्रस्तुत कविता का संदर्भ। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या करना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो देखते हैं हम बाखंड, बाखंड में करेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा इसमें क्या कहते हैं। पहले हमें रेखांकित अंश करना हो, देखना होगा रेखांकित अंश हमारा कहां पर किया गया है। तो रेखांकित अंश है हमारा, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नव के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नव, जिनका विजय घोषण गर्जन। बेटा वैसे आप इसे समझने के लिए आप जो संपूर्ण व्याख्या वाली वीडियो मैंने आपको बताई है उसे देखेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि किस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, देख चुका है जिनका वैभव ये नव के अनंत तारागण। तो लिखेंगे आकाश के, कहते हैं कि आकाश के अनंत तारों का समूह, अनंत तारों का समूह भी जिनके ऐश्वर्य को बहुत पहले देख चुका है। यह आकाश क्या बताया गया है, अनंत तारों नभ के अनंत तारागण। तो आगे लिखेंगे यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोषणाओं और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। आगे समझ में देखते हैं, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। क्या कहते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि आकाश के अनंत तारों का समूह भी जिनके ऐश्वर्य को बहुत पहले देख चुका है, यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोषणाओं और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। ठीक है बेटा, आगे समझ में यह हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है जानते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। अगला क्वेश्चन है बेटा इसका, हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगले क्वेश्चन में त्रिपाठी जी क्या कहते हैं। देखो, भारत के प्रताप का साक्षी कौन कौन है। भारत देश के प्रताप का साक्षी कौन कौन है, अर्थात भारत देश के जो हमारे पूर्वज जो प्रतापी थे उनका साक्षी कौन कौन है। तो इसमें लिखोगे भारत देश के प्रताप का साक्षी, ये हो जाता है आपका स का एक, ये आपका सा खंड का एक क्वेश्चन है। तो लिखोगे इसमें भारत देश के प्रताप का साक्षी, भारत देश के प्रताप का साक्षी, प्रताप का साक्षी सूर्य, चंद्रमा, 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 आकाश, आकाश और समस्त समस्त तारों का समूह है, समूह है। ठीक है, भारत देश के प्रताप का साक्षी सूर्य, चंद्रमा, आकाश और समस्त तारों का समूह है। आगे समझ में बेटा, ये इसका आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। बी, इसका आंसर लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में हमारे पूर्वजों की महिमा, हमारे पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया गया है, आगे समझ में क्या क्वेश्चन हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में हमारे पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन आपका। और ये बेटा जो आपका पहला पद्यांश है, पहला पद्यांश आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा अगले पदखंड की ओर। अगला पदखंड देखते हैं बेटा, अगले पदखंड में क्या कहा गया है। देखो अगला पदखंड दूसरा पदखंड है, इसमें लिखेंगे हम शोभित, और शोभित से लेकर के लास्ट में हमारा आ जाएगा वक्ष स्थल पर, ठीक है बेटा, ये आपका दूसरा आपका पदखंड हो जाता है। अब देखते हैं बेटा हम इसे कैसे करेंगे। एक बार पहले हम पद को पढ़ेंगे। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक, जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का अविरल, जिनकी महिमा का अविरल, साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे विमान दल, उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और यह क्वेश्चन बेटा मैं आपको अभी समझा चुकी हूं, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो रेखांकित अंश देखेंगे हम कहां पर क्या हुआ है। जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। हमें इसका अर्थ करना होगा, तो लिखते हैं हम रेखांकित अंश की व्याख्या। बा
वह हो जाता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब बेटा हमें ये क्वेश्चन करना होगा आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं। अब देखते हैं हम क्या कहते हैं कि जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से श्रेष्ठ हिमालय पर्वत साक्षी है। जिनकी महिमा का, किसकी महिमा का? हमारे देश के जो वीर जवान थे, ठीक है, जो प्रतापी हमारे पूर्वज थे। तो क्या कहते हैं कि जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से, जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से, जिनकी महिमा का कहते हैं कि जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से कौन साक्षी है? सत्य रूप से श्रेष्ठ, बर का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ हिमालय पर्वत। महिमा का सत्य रूप से श्रेष्ठ हिमालय पर्वत साक्षी है। हिमालय पर्वत साक्षी है। और क्या कहते हैं? उतरा करते थे विमान दल, और जिसके सीने पर, जिसके विशाल वक्ष स्थल पर, जिसके विशाल, इस पृथ्वी के, इस या हमारे भारत देश की पृथ्वी पर, हमारे भारत देश की पृथ्वी पर क्या होता था? उतरा करते थे विमान दल। हमारे भारत देश के पृथ्वी पर, हमारे भारत देश की विशाल पृथ्वी पर विस्तृत, ठीक है, हमारे भारत देश की विशाल पृथ्वी के सीने पर अन्य देशों के क्या? विमान दल। अन्य देशों के विमान, अन्य देशों के विमानों के समूह उतरा करते थे। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से श्रेष्ठ हिमालय पर्वत साक्षी है, और हमारे देश की विशाल पृथ्वी के सीने पर अन्य देशों के विमानों के समूह उतरा करते थे। ठीक है बेटा, यह हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखते हैं बेटा हम अगला क्वेश्चन क्या है? उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है, स्पष्ट कीजिए। अगला, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है, स्पष्ट कीजिए। तो ये साखंड है आपका, दूसरे का स, ठीक है। तो उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है? तो उपर्युक्त पद्यांश में वीर रस है, ठीक है। तो लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश में वीर रस
का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारे देश के वीरों की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे बेटा समझ में क्या बताया गया है, देखते हैं। देखो, उपर्युक्त पद्यांश में वीर रस का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ हमारे देश के वीरों की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे समझ में, तो ये दूसरा पदखंड बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पदखंड की ओर। अब हम देखते हैं अगला तीसरा पदखंड। ठीक है बेटा, देखते हैं हम दूसरा पदखंड। अगला हम तीसरा पदखंड देखते हैं। तीसरा पदखंड बेटा क्या पूछा गया है जानते हैं। पहले देखते हैं हम विषुवत रेखा से लेकर के प्राण निछावर। ठीक है, विषुवत रेखा से प्राण निछावर, विषुवत रेखा तीसरा पद हम जानेंगे। विषुवत रेखा क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से बेटा हम जानेंगे कहां तक, प्राण निछावर। ठीक है बेटा, ये वाला हम पद जानेंगे, तो जान लेते हैं बेटा हम। देखो, पहले हम इस पद को पढ़ेंगे। विषुवत रेखा का वासी जो क्या कहते हैं, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। अब क्या कहते हैं, देखते हैं बेटा हम। पहले इसके क्वेश्चन पहले हम इसका रेखांकित अंश देखेंगे। रेखांकित अंश कहाँ पर किया गया है, तो रेखांकित अंश किया गया है आपका विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि से। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन आप कई लोगे। पहला क्वेश्चन आपका सेम वही पूछा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये क्वेश्चन आप कई लोगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। बेटा आप ये तो बताया कीजिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कहती है, विषुवत रेखा का वासी जो, तो प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि विषुवत रेखा का भूमध्य रेखा पर जो निवास करने वाले हैं, विषुवत रेखा का क्या होगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो निवास करने वाले हैं,
करने वाले हैं वे भी असहनीय गर्मी में असहनीय गर्मी में हाँफ कर जीते हैं, हाँफ कर जीते हैं, परंतु फिर भी गर्मी में हाँफ कर जीते हैं या हाँफ कर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, फिर भी जीते हैं, फिर भी वे क्या करते हैं? रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि से, फिर भी वे अपनी इस मातृभूमि से अलौकिक अलौकिक अनुराग। ठीक है, अनुराग किसे कहते हैं? प्रेम को। ठीक है, अलौकिक प्रेम को रखते हैं। आगे क्लियर हो गया? क्लियर बेटा? देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो निवास करते हैं वे भी असहनीय गर्मी में हाँफ कर जीते हैं, फिर भी वे अपनी इस मातृभूमि से अलौकिक अनुराग रखते हैं, अलौकिक प्रेम रखते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन में व्यतीत करता है, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखना है कि विषुवत रेखा का जो निवासी है वह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। तो देखते हैं बेटा, विषुवत रेखा का वासी, ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाता है? सा खंड का ए, सा खंड का आपका ए। इसमें लिखेंगे विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा क्या क्वेश्चन था? विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा का वासी गर्मी के कारण हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में आपके में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है। तो विषुवत रेखा का वासी गर्मी में के कारण हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। आगे समझ में? और बाकी आप इसमें बढ़ाना चाहो तो लिख देना, फिर भी वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखता है। फिर भी वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखता है। लिखना चाहो लिख देना, नहीं आपसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है कि विषुवत रेखा का वासी किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विषुवत रेखा का वासी गर्मी के कारण हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे। अगला क्वेश्चन और है बेटा इसमें, अलौकिक अनुराग तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर लिखोगे बेटा ब। अलौकिक अनुराग, अलौकिक अनुराग और क्या? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, पहले अनुराग अलौकिक आएगा। ठीक है, अनुराग अलौकिक अनुराग अलौकिक। ठीक है बेटा,
अनुराग अलौकिक, और क्या पूछा गया है, हिम में तम में, तथा हिम में तम में, तथा हिम में, हिम में और तम में, तम, हिम में तम में, हिम क्या क्वेश्चन है, हिम में तम में, हिम में तम में, हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है बेटा, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या था, अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, आपको सिर्फ अलंकार बताना है। तो अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। अगर इसमें बढ़ाना चाहो तो ये और बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आ की आवृत्ति बार बार हुई है, क की आवृत्ति बार बार हुई है तथा म की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैसे लिखोगे, इसमें आ क म की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले पदखंड की ओर। अगला पदखंड जान लेते हैं बेटा, हम देखते हैं हम अगला तीसरा पदखंड। तीसरा तो हो गया बेटा आपका, अगला है चौथा है आपका, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। क्या कह रहे हैं यहाँ पर रामदेव त्रिपाठी जी, कहते हैं निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरता है जिसमें, मृत्यु एक सरता है जिसमें, श्रम से कातर जीव नहा कर, श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, निर्भय और निर्भय से लेकर बहाकर। ठीक है, ये है आपका निर्भय, निर्भय से लेकर के और लिखोगे बहाकर, बहाकर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको रेखांकित देखना होगा, रेखांकित कहाँ पर किया गया है, तो रेखांकित आपका किया गया है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। बाखंड, रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं रामदेव त्रिपाठी जी, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी जी कहते हैं कि, कहते हैं कि, क्या कहते हैं, कहते हैं कि मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें परिश्रम से दुखी होकर, कहते हैं कि मृत्यु एक नदी के समान है, नदी के समान है जिसमें, जिसमें परिश्रम, परिश्रम से दुखी होकर, दुखी होकर मनुष्य
मनुष्य स्नान करके स्नान करके क्या करता है? स्नान करके फिर मृत्यु को प्राप्त करके, स्नान करके पुनः मृत्यु, ऐसे लिखो, स्नान करके मृत्यु को प्राप्त करता है तथा पुनः नवीन शरीर को नए वस्त्र के समान, नवीन शरीर को नए वस्त्र के समान धारण करता है, और क्या कहते हैं? धारण करता है, काया रूपी वस्त्र त्याग कर नए शरीर को धारण करता है, काया रूपी या शरीर रूपी पुराने वस्त्र को त्याग कर। कहने का अर्थ क्या हो गया? जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा क्या करती है? पुनः नए शरीर को धारण कर नए वस्त्र की समान ही नए शरीर को धारण करती है और पुराने शरीर रूपी पुराने शरीर को त्याग देती है। ठीक है, आगे समझ में? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है? मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है? तो इसे आप कैसे करेंगे? सा का ए क्या क्वेश्चन हो जाता है? मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है? तो मृत्यु को पवित्र प्रेम की नदी बताया गया है। ठीक है बेटा, क्या हो जाता है क्वेश्चन? मृत्यु को पवित्र प्रेम की नदी बताया गया है। क्वेश्चन क्या था? मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा, मृत्यु को पवित्र प्रेम की नदी बताया गया है। हो गया क्लियर बेटा? ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, यहाँ पर कवि भारत के युवकों को से क्या आह्वान करता है? तो लिखोगे इसका आंसर, यहाँ पर कवि भारत के युवकों से अपने देश के प्रति समर्पण और प्रेम का आह्वान करता है। यहाँ पर कवि भारत के युवकों से यहाँ पर कवि भारत के युवकों से क्या क्वेश्चन में? यहाँ पर कवि भारत के युवकों से क्या आह्वान करता है? तो यहाँ पर कवि भारत के युवकों से अपने देश के प्रति समर्पण भाव का आह्वान करता है। आह्वान क्या बताया गया इसमें? आह्वान करता है।
ठीक है बेटा, आगे समझ में। मृत्यु, क्या क्वेश्चन था यहाँ, क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कवि भारत के युवकों से क्या आह्वान करता है। तो यहाँ पर कवि भारत के युवकों से अपने देश के प्रति समर्पण भाव तथा प्रेम, समर्पण भाव तथा प्रेम 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 का आवाहन करता है। आगे बेटा समझ में। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कवि भारत के युवकों से अपने देश के प्रति समर्पण भाव तथा प्रेम का आवाहन करता है। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा हम लास्ट पद खंड की ओर। ठीक है, तो अगला हमारा हो जाता है 5वां पद खंड है बेटा। इसमें क्या कहते हैं त्रिपाठी जी, अंतिम है बेटा ये आपका क्वेश्चन। देखो कौन सा पद है आपका इसमें, देखो सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम से लेकर के विकसित, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, और सच्चा प्रेम से लेकर के कहां तक करोगे आप, विकसित, विकसित। ठीक है बेटा, ये हो जाता है आपका। अब आपको क्या करना है, पहले हम पद को पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बले पर हो निर्भर, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्योछावर, करो प्रेम पर प्राण न्योछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। तो देखते हैं क्या कहते हैं, रेखांकित अंश। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगला हो जाता है आपका बा। ठीक है, बा खंड में आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस क्वेश्चन को बेटा आप कैसे करेंगे, देखो देखते हैं। रेखांकित अंश आपका रेखांकित कहां से किया गया है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमर असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास, विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, तो देखते हैं, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जो निर्मल असीम त्याग जैसे गुणों से गिर उठता है। देश प्रेम वह प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश, राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी जी कहते हैं कि, कहते हैं कि क्या कहते हैं, देश प्रेम वह पुण्य का क्षेत्र है, देश के प्रति प्रेम, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। कहते हैं कि देश के प्रति प्रेम वह पुण्य का क्षेत्र है, वह पुण्य का क्षेत्र है, पुण्य का क्षेत्र है, वह पुण्य का क्षेत्र है जिसमें निर्मल असीम त्याग जैसे गुण, जिसमें 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 निर्मल, निर्मल, ठीक है, निर्मल या कहेंगे इसे स्वच्छ। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे, अमल, अमल को कहेंगे निर्मल या स्वच्छ, निर्मल असीम, असीम त्याग, त्याग जैसे, त्याग जैसे, असीम त्याग जैसे, निर्मल, निर्मल असीम त्याग से विलसत, निर्मल
असीम त्याग जैसे गुणों, असीम त्याग जैसे गुण खिल उठते हैं, खिल उठते हैं, खिल उठते हैं। और अगली लाइन का अर्थ क्या हो जाता है? आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, उठते हैं तथा तथा आत्मा के विकास के द्वारा, विकास के द्वारा, आत्मा के विकास के द्वारा, जिसमें आत्मा के विकास के द्वारा यहाँ मनुष्यता, मनुष्यता का विकास, मनुष्यता का विकास होता है या मनुष्यता विकसित होती है। एक बार फिर से समझ लो। प्रस्तुत पद्यांश में रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि देश के प्रति प्रेम वह पुण्य का क्षेत्र है जिसमें निर्मल असीम त्याग जैसे गुण खिल उठते हैं तथा आत्मा के विकास के द्वारा यहाँ पर मनुष्यता का विकास होता है। आगे बेटा समझ में, ये आपको समझ आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है उपर्युक्त पद्यांश, उपर्युक्त पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य लिखिए। ठीक है, तो उपर्युक्त पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य लिखना है आपको। तो लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है काव्यगत उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य। ठीक है, सा का ए हो जाता है आपका उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य, सौंदर्य। और उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य क्या है? यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या वीरों की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और वैसे इसमें लिखोगे आप भाषा, भाषा, इसमें भाषा कौन सी बेटा? भाषा सरल, सरल खड़ी बोली, सरल खड़ी बोली। ठीक है, सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस, रस इसमें हो जाता है बेटा वीर, वीर रस का प्रयोग किया गया है। गुण, गुण प्रसाद, प्रसाद इसमें बेटा आपका गुण प्रसाद और ओज दोनों गुण हो जाते हैं। ठीक है, गुण प्रसाद क्या हो जाता है? छंद, छंद हो जाएगा बेटा इसमें आपका मात्रिक, मात्रिक। ठीक है, और अलंकार, अलंकार हो जाएगा आपका उपमा, सॉरी अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो गई है वहां पर आपका जैसे अमल असीम, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा इसका काव्य का सौंदर्य। जैसे अगला है आपका उक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उक्त पद्यांश में कौन सा? उक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये था बेटा आपका रामनरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर आपका स्वदेश प्रेम के अभ्यास प्रश्न। तो ये चैप्टर बेटा आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।